हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मैथ ए का पार्ट 5 डिस्कस करेंगे। मैथ ए का पार्ट 5 जो है वो आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। देखो, पार्ट 4 में हमने क्या डिस्कस किया था। पार्ट 4 में हमने एक न्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को स्टार्ट किया था, जो था HP JBT का जो टेट हुआ था, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, क्वालिफाइंग नेचर का होता है एग्जाम। कौन सा वाला? जून वाला, जून 2019 वाला। जो उसमें जो मैथ के 30 क्वेश्चन थे, उसका जो मैथ सेक्शन था, मैथ सेक्शन के बेसिकली 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जीपीटी टाइप में, उसकी एनालिसिस कर रहे थे। तो देखो, पार्ट 4 में हम क्वेश्चन नंबर पहले 10 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके थे, 1 से 10 क्वेश्चन। जो रिमेनिंग के 20 क्वेश्चन है उनको आज कंटिन्यू करेंगे। सो लेट्स मूव टू पार्ट 5। जो रिमेनिंग के 20 बच गए हैं उनको स्टार्ट करेंगे। तो 11th क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। 11th क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, इसको स्टार्ट करेंगे। 11th क्वेश्चन कहता है 75 किलोग्राम का 75 केजी का 3 सही 1/8% क्या होगा। जब आप ये निकालेंगे तो इसका मान क्या आएगा। देखो, इसको मिश्रित भिन्न को अगर सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना हो तो कैसे करते हैं। पहले तो मैं आपको 2-3 चीजें क्लियर करवा दूं। प्रतिशत का मतलब होता है 1/100, ठीक। और ये जो चीज है, इसको अगर सिंपल बनाना हो तो कैसे बनाते हैं। 3 सही 1/8 को बनाना हो तो इसको इससे गुणा करो, 8 3 24 और 1 25, तो इसको मैं 25/8 लिख सकता हूँ, 25/8, ठीक। और देखो, 75 केजी का आप निशान मिटा दो, केजी एक बात की बात है, ये तो सिर्फ यूनिट्स होती हैं। का मतलब गुणा, इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ 25/8, और प्रतिशत की जगह मैं 1/100 लिख सकता हूँ। अब इसको सॉल्व करते हैं। 25 से देखो, इसके बटे के नीचे कुछ नहीं तो एक तो है ना। अब देखो, 25 के पहाड़े से 25 चौका 100 और 25 से 75, बस जितना सा सोल्व होगा। ये कितना बन रहा है 25 से 75/8, ये बन गया 75/8। और केजी की बात हो रही तो केजी, लेकिन ऑप्शन में ऐसे थोड़ा दिया हुआ है। ऑप्शन में उसने फिर मिश्रित में हमें आंसर पूछा है, तो इसको कन्वर्ट करते हैं। देखो, 75 को डिवाइड करो आप 8 से, 9 8 72 होते हैं, 3 बच गए, ठीक है। यही हुआ 9 8 72। इसको लिखते कैसे, देखो, सबसे पहले ये, फिर ये, और देखो यहां से यहां, फिर यहां, और केजी। कौन सा ऑप्शन, इसको मैं ऐसे तो लिख सकता हूं 9 सही 3/8 केजी। तो ऑप्शन नंबर 75 केजी। अच्छा, इसने काटे ही नहीं है। 25 पे 75 32, नीचे 32 कैसे आ गया। हाँ, गलत हो गया थोड़ा सा। देखो, थोड़ा सा गलत हो गया, कहां पर ऑप्शन ने मैच नहीं किया। ये देखो गलती कहां पर हुई है। जल्दबाजी में गलतियां बड़ी होती है मैथ में। देखो, ये 4 रह गया, 25 पे 75 और 8 चौके 32, तो यहाँ पर 32 लिखना था, इसलिए गड़बड़ी हो गई है। अब देखो, इसको कन्वर्ट करो तो 75 को डिवाइड कर लो आप 32 से, 32 दूना 64, एक आ गया, एक आ गया, तो इसको ऐसे लिख सकता मैं 2 सही 11/32 केजी। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट आ गया। ऑप्शन नंबर 2 से 11/32 ऑप्शन नंबर बी।
देखो कई बार देखो ऑप्शन को देखने से ये कई बार गलतियां मेरी जो सामने आती है। देखो हमने क्या किया था, इस 4 को निगलेक्ट कर दिया था, हालांकि इसने तो गुना होना था नीचे, तो हमने सिर्फ 8 लिखा था, इसलिए गलत आप जो आंसर आ रहा था। तो एक बार चीजों को दोबारा से देखना जरूर है कि जो मैंने क्वेश्चन किया है वो कहीं गलत तो नहीं हो रहा है ना। तो ऑप्शन में मैच नहीं कर रहा था तो कहीं गड़बड़ी थी। देखो जैसे ही हमने इसको सही किया तो ऑप्शन मैच कर गया। ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है। मूव करेंगे हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो 12 आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा। 12 क्वेश्चन क्या कहता है कि 21 की रेशियो 80 ये इसके बराबर कौन सी होगी, इसके तुल्य, ये इसके तुल्य में इक्विवेलेंट लगभग लगभग इसके बराबर किसको माना आएगा। ऑप्शन दिए हुए हैं, ए है 25%, बी है 25.25%, सी है हमारे पास 26% और डी है 26.25%। जब मैं इनको सॉल्व करूंगा, इनमें से किस ऑप्शन को सॉल्व करने पर मेरे को ये वाली रेशियो मिल जाएगी। अच्छा इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब है देखो 21.80, इसका मतलब होता है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 21.80। तो देखो 1 बाय ऑप्शन चेक करते हैं। इसका मतलब क्या, ऑप्शन ए, पहले ऑप्शन ए पर आओ, 25/100 है इसका मतलब, क्योंकि प्रतिशत का मतलब तो बटे में 100। क्या 25, अब देखो 21 से कभी 21 के मल्टीपल हो गए, 21 का बेसिकली वो मल्टीपल होना चाहिए कि 21 के पहाड़े में कभी 25 आ सकता है। क्या 80 से कभी 100 बन सकता है, आप 80 को 1 से गुणा करोगे 80 बनेगा, 2 से 160 बन जाएगा तो 100 तो बनेगा। तो ये तो रहा उसका, उसके इक्विवेलेंट होना चाहिए, मतलब उसके पहाड़े में आना चाहिए। 21 के पहाड़े में ये वाली आनी चाहिए और 80 के पहाड़े में ये वाली आनी चाहिए, और एग्जैक्ट उसी संख्या से। जैसे अगर मैं इसको 2 से करूं और इसको भी 2 से करूं और वो वाली संख्या आ जाए तो वो इसकी इक्विवेलेंट होगी। ठीक है, अब बी देखो, बी को मैं ऐसे लिख सकता हूं 25/100, तो ये दशमलव के बाद दशमलव का 1 2 0 और प्रतिशत का 100 अलग से आगे थोड़ा सा काट लेते हैं। 25 का कितने होते 100, 25 एकम 25 0 और 25 101, 101/400। क्या 21 के पहाड़े से 101 बन सकता है? 21 पांचे कितने होते हैं? 105 होते हैं। तो 101 तो 21 के पहाड़े से बनने से रहा, 101 तो कभी बनेगा ही नहीं। 400 बन जाएगा लेकिन 101 तो नहीं बनेगा, तो ये तो गया, ये भी गया। अच्छा ये भी ऑप्शन सही नहीं है। 26/100, क्या 21 के पहाड़े से 26 बन सकता है? नहीं बन सकता, तो ये भी गया। डी ऑप्शन देखो, ये आ गया। अब ये तीनों चले गए तो फिर ये आंसर है, फिर तो करना ही नहीं, फिर तो आंसर आ गया है ना। लेकिन करके दिखा देते हैं मैं आपको। देखो इसको ऐसे लिख सकता हूं, इसको मिटा देते हैं, 3 तो रहे, 3 तो होने से रहे। बेसिकली इसके बराबर ढूंढना था हमें, 21/80, इसको इसका मतलब बटा ही होता है। देखो इसके इक्विवेलेंट ढूंढना तो ऑप्शन डी, इसको मैं 26/25 को ऐसे लिख सकता हूं, 100 दशमलव वाला आ गया और 100% वाला आ गया। जब मैं काटूंगा तो देखो 4 25 के 100, 25 से कम 25 0, 25 आए और 25 से कम, फिर यहां से कितने 25 से कम 25 250 12 25 5 105, 105/400 आ गया, 105/400। अच्छा थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया, 104/500 आ गया। देखो इसको मैं 5 से गुणा करूं और इसको भी मैं 5 से गुणा कर दूं तो क्या 105/400 आ रहा है। दिस मीन्स दैट दिस इज इक्विवेलेंट टू, इसको मैं ऐसे लिखूंगा, देखो 21.80, इससे ये बन गया ना, ये वाले बन गए, तो ये इक्विवेलेंट है, ये इक्विवेलेंट बेसिकली ऐसे लिखते हैं, इक्विवेलेंट टू 26.25%। ये और ये बराबर है आपस में, ये और ये चीज आपस में बराबर है, लगभग बराबर है, क्योंकि आप इसको सिंपलीफाई करोगे, इसको आप जब सिंपल करके लिखोगे और इसको सिंपल करके लिखोगे, मान लो इसको सिंपल करके आता है x/y, सपोज, तो इसको सिंपल करोगे तब भी आपको x/y ही मिलेगा। वो यही तो पूछना चाहता था, इसको सिंपल करने पर जो मान आएगा
वो वही इनमें से किसको सिंपल करने पर आएगा, तो इसको क्योंकि इसके और इसके मान लगभग बराबर आएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 13। अच्छा, इक्विवेलेंट का आपको मतलब समझ में आया? जैसे मैं आपको एक चीज बताता हूं, 1/2 इज इक्विवेलेंट टू 2/4। ध्यान से देखो, क्योंकि 1/2 को तो देखो, इसको अगर लिखने का एक तरीका ये भी है, 1/2 को मैं ऐसे लिख सकता हूं 1.2 इज इक्विवेलेंट टू 2.4। ध्यान से देखो, क्यों मैं ये बोल रहा हूं ये इक्विवेलेंट है, क्यों? क्योंकि देखो ये 1/2 है, 1/2 इसको तो सिंपल कर नहीं सकते, लेकिन इसको सिंपल करो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। क्या ये इसके इक्विवेलेंट आ गया? क्या 1/2 बराबर होता है 1/2 के? तो मैं ये चीज कह नहीं सकता। ये मतलब होता है इक्विवेलेंट का कि दोनों का मान बराबर आना चाहिए। सेम वही जो 21/80 था, उस 21 मेरे ख्याल से 80 ही था, हाँ 80 था, उसका मान जो है वो बराबर आने वाला था जब इसको सॉल्व करके देखते आप तो, और इसको सॉल्व करके देखते तो जो मान आता है ये दोनों मान आपस में बराबर होते हैं। इसलिए हम कह रहे हैं कि इसके इक्विवेलेंट ये वाली चीज है। ठीक है, फिर आप इसको सॉल्व करके देख लेना। ठीक है, मूव करेंगे 13 क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है कि रुपए 8,000 पर रुपए 8,000, मतलब ये आ गया मेरा प्रिंसिपल मूलधन, 15% वार्षिक दर, रेट आ गई 15% वार्षिक है, ईयरली। ये रेट तो हमेशा आपको ईयर में ही देखने को मिलेगा, पर 1 मंथ के लिए आपने सिंपल इंटरेस्ट मेरे को बताना है SI पर कितने के लिए? 1 मंथ के लिए। 1 मंथ के लिए जो सिंपल इंटरेस्ट है वो कितना बनेगा इस 8,000 रुपए का, 1 मंथ के लिए, है ना? तो जनरली तो हम 1 साल के लिए निकालते हैं, यहां पर उसने 1 मंथ के लिए पूछ लिया है। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू PRT अपॉन 100। लेकिन कंडीशन ये है कि रेट भी आपकी ईयर में होनी चाहिए और टाइम भी आपका ईयर में होना चाहिए। यहां पर रेट तो ईयर में है, वार्षिक है दर, लेकिन जो टाइम है वो मंथ, 1 मंथ के लिए निकालना है। तो इसको पहले मंथ को मैं कन्वर्ट कर लूंगा किसमें? ईयर में। तो देखो 12 महीने में क्या होते हैं? 1 ईयर होता है 12 महीने को मैं 1 ईयर लिख सकता हूं। तो उसी तरह आप देखो मेरे को क्या निकालना है? 1 मंथ निकालना, तो 12 यहां गुणा कर रहा है, दूसरी तरफ क्या करेगा? 1/12 ईयर। 1 मंथ की जगह मैं 1/12 ईयर लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता? क्योंकि यहां पर जब फार्मूला पुट करता है तो कंडीशन ये है कि जो टाइम है वो आपका ईयर में होना चाहिए। इसको 1 मंथ को मैं 1/12 ईयर लिख सकता हूं। ठीक है, तो लिख लो। अब बस ये वाली कंडीशन बढ़नी थी, बाकी कुछ नहीं था। T कितना है? 8,000 इंटू R कितना है? 15 इंटू टाइम कितना है? टाइम ईयर में लिखना होता तो मैं ये वाला लिखूंगा 1/12, और बट इसके नीचे 100 भी आता है, तो इसके सारे के नीचे 100 बन गया। 1/12 100 इसके नीचे आ गया। ठीक है, अब देखो ये भी ईयर में, ये भी ईयर में, ये ठीक है। ये रेट, ये 100 कहां से है? ये 100 लगता है जो परसेंट वाला, 15 रेट परसेंट में ना, वो बटा के नीचे 100 आ जाता है। और ईयर में था तो ये 1/12 लिखना पड़ना, ये 1/12 जो बटे के नीचे आना था। अब इसको काटो, 2 जीरो यहाँ है, 2 जीरो यहाँ कट गए, यहां से 4 3 12 और 20 चौके 80, 4 के पहाड़े से दोनों कट गए, 3 एकम 3, 3 पंजे 15। तो 1 मंथ के लिए अब देखो 1 मंथ 1/12 ईयर जो वो 1 मंथ ही तो है, ये तो 1 मंथ है ना, 1/12। तो 1 मंथ का कितना आ गया? सिंपल इंटरेस्ट 1 मंथ का कितना आ गया? 20 पंजे 100 रुपए। अगर 1 साल का निकालना होता तो 12 से गुणा कर दो, 1200 रुपए 1 साल का होता, लेकिन हमें सिर्फ 1 मंथ का पूछा था, तो 1 मंथ का निकाल लो, कितना आ गया? 100 रुपए। अगर आप ऐसे ना निकाल करके पता क्या कर देते, 1 साल का निकाल लेते, मान लो आपको नहीं आता ये बताने, ठीक है, तो आप क्या करो, SI इज इक्वल टू PRT अपॉन 100 होता है ना, आप 1 साल के लिए निकालो, 8,000 रेट 15, टाइम मान लो 1 वर्ष है और 100। ठीक है,
100 से 100 कट गया और ये कितना आ गया, एस आई इज इक्वल टू साधारण ब्याज इक्वल टू 15 ठी कितने होते हैं 40, 120, 1200। ये कितने साल का है, यहाँ पर एक वर्ष किया था मैंने, एक वर्ष का 1200 है। तो देखो 12 मंथ का आ गया 1200, ठीक है। तो एक मंथ का कितना आता, 1200 डिवाइडेड बाय 12 से 12 कैंसिल, एक मंथ के लिए कितना आ जाता, 100 रुपए आगे। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। सो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। मूव करेंगे 14 क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि 10 वर्ष रुपए 1000 पर, एक प्रिंसिपल दिया है मेरे को 1000 रुपए पर 10% वार्षिक दर से, रेट दिया हुआ है, दर मतलब रेट परसेंट दिया हुआ मेरे को 10% पर 2 वर्ष के लिए आपने क्या निकालना है, 2 वर्ष, समय कितना है, टाइम है आपके पास 2 वर्ष, उसके लिए आपने कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है। ये कंडीशन है और ऑप्शन इसने दे दिए हैं कि कितना होगा, 1210 होगा रुपए, 210 होगा, 200 होगा, ये 190 होगा। तो किसी को फार्मूला आता है, कोई व्यक्ति इनको ना समझ के करते हैं और कई बंदों के पास ट्रिक्स होती हैं, कई बंदे फार्मूले को अप्रोच करते हैं। तो अपना अपना तरीका देखो फार्मूले से कैसे होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला होता है प्रिंसिपल इंटू 100 प्लस आर अपॉन 100 की पावर टाइम -1। यह है कंपाउंड चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला। पी में प्रिंसिपल मूलधन, ठीक है, और जो आपके पास धन शुरू में होता है, जैसे मेरे पास 1000 रुपए था, ठीक है, उसके बाद 2000 जो आपका टी रिप्रेजेंट टाइम और आर रिप्रेजेंट रेट, किस दर से ब्याज लगेगा हर साल, ठीक है। तो बस पुट करो सी आई इज इक्वल टू 1000 रुपए प्रिंसिपल, ये 100, आर कितना है 10, तो 100 10 110 बटा 100 की पावर टाइम कितना है 2 टाइम -1। करो इसको सॉल्व, बाकी तो आपकी कैलकुलेशन है, यहां कर रहा हूं मैं अब। तो सी आई इज इक्वल टू 1000, अच्छा ये एक 0 से एक 0 कट गई और देखो पावर ए, ये देखो ए और बी की पावर का अगर अलग अलग इकट्ठी दी हो तो मैं एक पावर अलग निकाल सकता हूँ और बी की पावर अलग निकाल तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो 11 121 बटा 100 -1। एलसीएम कैसे लेते हैं, इसके नीचे 1 लगा सकता हूँ मैं, तो 2 एलसीएम, नीचे आ गया 100, वैसे नीचे की गुणा कर दो एलसीएम लेने का, देखो ये गुणा कर दी, अब इससे इसको भाग दिया तो 100 से 100 कट गया, 1 बचा, 1 से 121 -1 से 1 कैंसिल, 100 बचा, 100 एकम 100, तो सी आई आ गया 100 कितना है 121 बटा 100, तो और 21 बचा, सॉरी 21 बचा, 121 में से ये चला गया तो 21 बचा, 21, ठीक है। और ये वाला जो 100 है वो यहां से कट गया, 2 0 और 10 से गुणा करोगे तो सी आई कितना आ गया 210 रुपए आ गया कि नहीं, और कौन सा ऑप्शन सही हुआ फिर, ठीक, बी ऑप्शन, ऑप्शन बी, ठीक है। ये फार्मूले वाली अप्रोच थी, एक सिंपल तरीका क्या होता है मैं आपको वो बताता, ठीक है। ये तो फार्मूला था, आपको फार्मूला अगर याद है तो क्वेश्चन इजी है, अदरवाइज अगर आप फॉर्मूला गलत यूज हो गया या आपको एलसीएम वगैरह लेने नहीं आता तो फिर क्वेश्चन गलत होने के चांस ज्यादा रहेंगे। तो मैं आपको सिंपल सा बताता हूं, देखना इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी कर सकते थे, देखो 10% विद द हेल्प ऑफ रेट भी होते हैं क्वेश्चन, रेट की मदद से भी आप देखो ये, और मेरे को निकालना था सी आई 2 वर्ष के लिए, ठीक है। मेरे पास देखो 10% रेट था, 10% का मतलब क्या होता है 10 बटा 100, और 10 बटा 100 का मतलब क्या होता है 1 बटा 10। तो देखो ये 1 बटा 10 आ गया ना,
अगर मैं पहले साल फर्स्ट ईयर के लिए निकालू, पहले साल पर मान लो मेरी जेब में होते 10 रुपए, और 10 पर मेरे को 10% का चक्रवृद्धि ब्याज लगता तो 1 रुपया मिलता, तो कितने हो जाते? 10 का 10% 1 होता है हमेशा। 10 का आप 10% निकालोगे 1 आएगा, तो कितने हो जाएंगे? 1 11 हो जाएगा। ठीक। दूसरे साल के लिए मेरे पास अगर मान लो 10 रुपए हैं, फिर से 10 पर 1 का लगाएगा तो कितना हो जाएगा? 11। अब देखो, अब इसको अलग से गुणा कर लो, 10 दाई 100 और 11 11 121। ये जो होता है वो हमारे पास, जो मेरे पास धन था वो ये है। जो अमाउंट आएगा मिश्र धन, मतलब जो चक्रवृद्धि ब्याज को जोड़कर आएगा वो ये होगा, और इसके बीच में गैप कितना है? +21। ये होगा CI, कंपाउंड इंटरेस्ट। मेरे पास 100 रुपए होता और 2 सालों में अगर मेरे पास 121 रुपए हो जा रहा है, तो मतलब CI कितना? 21 रुपए। लेकिन मेरे पास 100 रुपए थोड़ी ना था, मेरे पास कितना था? 1000। तो 100 को 1000 बनाने के लिए कितने टाइम से गुणा करना पड़ेगा? मतलब इससे 10 गुना ज्यादा था, तो CI, ये बीच वाला CI कितना गुना ज्यादा होगा? 10 गुना। तो ये कितना आ गया? 210। और जब आप इसको भी 10 गुना ज्यादा करोगे तो क्या आ गया? 1210 रुपए आ गया। अगर मेरे को अमाउंट पूछा होता कि भाई कंपाउंड इंटरेस्ट को जोड़ने के बाद कितना पैसा बनता, तो 1210 रुपए। मेरे पास कितना था? 1000 रुपया। तो कितने का इंक्रीमेंट हुआ? 210 रुपए का। और 210 रुपए क्या है? वो CI। तो आप विद द हेल्प ऑफ रेट की मदद से भी निकलते हैं, ठीक है। और एक आप फॉर्मूले की मदद से भी निकाल सकते हैं, तो वो तो मैंने आपको पहले बताया। वैसे फॉर्मूला इजी है, अदरवाइज अगर आप ये चीजें समझते हैं ना रेट की मदद से, तो इनसे बढ़िया तो हो ही नहीं सकता। अदरवाइज जब हम चैप्टर में पढ़ेंगे तो मैं आपको डिटेल से बताऊंगा, तब की बात तब करेंगे। फिलहाल के लिए पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। मूव करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि जब आप इसको गुणा करोगे 15 क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है कि आप A इंटू B माइनस C प्लस B इंटू C माइनस A प्लस C इंटू A माइनस B, इसको आप गुणा करोगे तो किसके बराबर पाओगे? तो ऑप्शन दे रखे थे आपने इसमें कि ये आएगा AB प्लस BC प्लस CA, ऑप्शन ए 0, 2 इंटू AB प्लस BC प्लस CA, और ऑप्शन नंबर डी था नन ऑफ द अबव कह लीजिए इसको। तो देख तो करते हैं गुणा, मैंने आपको गुणा करना बताया था ना, पहले इससे इसको गुणा फिर इससे इसको गुणा। तो देखो पहले में बढ़ गया, अब देखो मैं गुणा कर रहा हूं, तो AB बढ़ गया माइनस AC बढ़ गया प्लस BC बढ़ गया माइनस AB बढ़ गया प्लस CA बन गया या AC बन गया, जैसे मर्जी लिखो, AC बन गया माइनस BC बन गया, ये सारे हो गए गुणा। अब देखो इसके साथ कोई साइन नहीं है तो प्लस का साइन है, मेरे पास एक प्लस की है एक माइनस की है, कट गई क्योंकि ये वाला साइन हमेशा इसका होता है। अच्छा AC मेरे पास माइनस का भी है प्लस का भी, ये भी कट गया। ये BC मेरे पास प्लस का है, BC मेरे पास माइनस का, ये भी कट गया। तो बचा क्या फिर? नथिंग, 0। दिस इंप्लाइज दैट ऑप्शन नंबर B। कुछ नहीं ना बचा मेरे पास, सब कुछ तो कट गया, तो 0 खाली हो गया ना। तो ठीक है, तो इसका मान कितना आएगा? जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 0, तो 0 ऑप्शन नंबर B है। ठीक, सो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। मूव करेंगे हम अपने 16th क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है, आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा। सिमिलर है क्वेश्चन, खुद कर सकते हैं आप, अगर ट्राई करना चाहें तो वीडियो को पॉज कीजिए और कीजिए। ये कह रहा है कि 3p स्क्वायर क्यू r की पावर 3 को जब आप गुणा करोगे किसके साथ? माइनस के 4 के साथ, p क्यू स्क्वायर r स्क्वायर, और फिर इसको आप गुणा करोगे किसके साथ? 7
पी क्यू आर। जब आप तीनों को गुणा करोगे तो किसके बराबर आएगा? तो ऑप्शन दे रखे थे इसमें 84 P6 Q6 R6। लेट्स सी, देखते हैं कौन सा आता है। 84 P6 Q5 R5 then minus 84 P6 Q6 R6 और डी ऑप्शन है minus 84 P6 Q5 R5। लेट्स सी, देखते हैं। देखो मैंने आपको बताया था साइन 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 मल्टीप्लाई होंगे, नंबर नंबर मल्टीप्लाई होंगे, वेरिएबल वेरिएबल मल्टीप्लाई होंगे। देखो यहाँ पर कौन सा साइन है? कोई साइन नहीं है, तो प्लस का साइन तो है यहाँ पर, यहाँ माइनस का ऑलरेडी है और यहाँ पर प्लस का है। तो पहले साइन साइन गुणा करो। देखो 3 प्लस और माइनस, प्लस माइनस क्या बन गया? माइनस। फिर माइनस प्लस क्या हो गया? माइनस, क्योंकि प्लस माइनस में माइनस जीत जाता है। देखो आपने एक चीज याद रखनी है, प्लस और माइनस जब भी आपस में गुणा होते हैं या लड़ते हैं तो हमेशा माइनस जीत जाता है। ठीक है, तो देखो प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस फिर से माइनस, तो साइन कौन सा है? माइनस। मतलब ये ऑप्शन भी नहीं है, ये भी नहीं है, इन दोनों में से कोई आंसर होगा। अब देखते हैं कौन सा। 7 के 28 और 28 84, 84। ठीक है जी। अब P 2 है यहाँ पर, 3 है यहाँ पर और 1 है यहाँ पर, तो 3 2 5 हो गए और 1 6 हो गए, तो P कितने हो गए? 6 हो गए। Q यहाँ पर 1 2, यहाँ पर 3 2 5 और 1 6, तो Q भी 6 और R भी 6। तो कौन सा? ये 5 वाला कट गया, तो ऑप्शन नंबर सी। सो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। प्रूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 17th क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, उसको ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 17 क्या रहा है? सिंपल सा है, आपकी अंडरस्टैंडिंग को चेक करने के लिए उसने पूछ लिया है। क्या कह रहा है? कह रहा है कि पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग कहां पर होता है? पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस प्रमेय, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफी बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कहां पर लगती है। पाइथागोरस थ्योरम जो है वो एक स्पेशल टाइप, ये एक ही जगह पर लगती है। मैं आपको बोलूं, पाइथागोरस थ्योरम का जो प्रयोग होता है वो त्रिभुज के लिए होता है, त्रिभुज पर। वो स्पेशल त्रिभुज होनी चाहिए, हर त्रिभुज पर नहीं लगती, ये लगती है समकोण त्रिभुज पर, इक्विलेटरल ट्राइंगल, समकोण त्रिभुज। अब ये कौन सी त्रिभुज होती है भाई? समकोण त्रिभुज, इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल बोलते हैं इसको इंग्लिश में। ये त्रिभुज, अब ये क्या वाला आ गई? ये क्या होती है? समकोण त्रिभुज है। देखो समकोण त्रिभुज होती है ऐसी त्रिभुज जिसके अंतर्गत एक कोण 90 डिग्री का होता है, ये इस त्रिभुज को बोलते हैं। देखो त्रिभुज के तीनों कोणों का सम कितना होता है? 180 डिग्री। अगर वो 180 डिग्री नहीं बन रहा तो पहली बात वो त्रिभुज ही नहीं है ना। जैसे आपको कोई बोल दे कि लेट्स से ये कोई त्रिभुज है, ये कोण है आपका 60 डिग्री, ये है 70 डिग्री और ये कोण है 90 डिग्री, क्या ये त्रिभुज है? तो नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसके कोणों का तो सम 180 से बड़ा हो गया, और त्रिभुज की तो कंडीशन ही है कि ना तो 180 से कम ना 180 से ज्यादा, उसके तीनों कोणों को जोड़ के 180 आना चाहिए, अदरवाइज वो त्रिभुज है ही नहीं। फिर तो गलत बना दिया, वो गलत है, वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, वो त्रिभुज बनेगी नहीं कभी। आपने बना दी वो अलग बात है, मैथमेटिकल को, मैथमेटिक्स में वो त्रिभुज कभी एग्जिस्ट ही नहीं करेगी अगर उसका सम 180 से ना तो कम होना चाहिए, एग्जैक्ट 180 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, और एक ऐसी, अब देखो ये तो त्रिभुज थे, त्रिभुज के तीनों कोणों को मिला के हमेशा 180 डिग्री ही आना चाहिए, ना इससे कम, ना तो 179 चलेगा, ना 181 चलेगा, सिर्फ 180 होना चाहिए। ठीक है, और ये समकोण त्रिभुज क्या होती है? दो कोणों से इसको कोई लेना देना नहीं है, पर उसका एक कोण 90 डिग्री का होना चाहिए। ऐसी त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री का है उसको बोलते हैं समकोण त्रिभुज। ठीक, समकोण, इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, अच्छा इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब ये पाइथागोरस थ्योरम लगती है इस बारे में,
ठीक है। इसको मैं एक टर्मिनोलॉजी आपको और क्लियर पढ़ाता हूँ, इसको मैं बताता हूँ ये है क्या। देखो ध्यान से देखो, क्वेश्चन तो हो चुका है ये अगर ये वाला एंगल बताया है जिस पे ये वाले एंगल बन रहे होंगे वो होगा बेस। ये 90 डिग्री की चौंच जहां देखेगी वो होगा हाइपोटेन्यूज, कर्ण, इसको कर्ण कहते हैं ना, बेस हाइपोटेन्यूज। और ये वाला जो बंदा जिस पर एंगल एग्जिस्ट कर रहा है वो जहां देखेगा वो होगा परपेंडिकुलर। अब ये क्या बताने वाली है, बच्चे तो मैक्सिमम इसको बेस मानते हैं, जो नीचे वो बेस है, आधार है, लेकिन नहीं। अगर देखो मैं इसको ऐसे ड्रॉ कर देता हूं, लेट्स सी ये उसने ऐसे ड्रॉ कर दी, उसने यहां पर 90 डिग्री का कोण बना दिया और एंगल यहां पर रख दिया थीटा, लेट्स सी थीटा। आप बताओ बेस कौन सा है, आप बताओ। तो बच्चे तो बोलेंगे नहीं बेस तो ये इस पर टिकी हुई है, भाई टिकने का मतलब नहीं है। ये जहां देखिएगा 90 डिग्री का, मैंने बोला आपको वो होगा कर्ण। कर्ण समकोण त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा होती है कर्ण, ये भी चीज ध्यान रखना। और ये वाला एंगल जहां देखेगा वो होगी बेस। तो इस बार सॉरी वो होगा आपका परपेंडिकुलर। और यहां पर जो दोनों एंगल लाई कर रहे हैं वो होगा बेस। तो ये वैरी करते रहते हैं, ठीक है। इसको ये कर्ण फिक्स रहता है, कर्ण हमेशा यही रहेगा, लेकिन ये दो बदलते रहते हैं। कैसे बदलते हैं इसके आधार पर, ठीक, एंगल के बेस पर ना। एंगल जिस तरफ देखेगा वो वाला परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। तो जनरली इतनी ज्यादा आपने जाना नहीं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है जब हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं। ट्रिग्नोमेट्री इसी त्रिभुज से निकली है, जो पूरा का पूरा साइन कॉस थीटा है ना, वो इसी ट्राइंगल की देन है। इसी ने तो पूरा जो वखेड़ा खड़ा किया है ट्रिग्नोमेट्री का, ठीक है। तो काफी बड़ी है और इसी से ओरिजिन हुआ है, इसी ट्राइंगल से। तो ठीक है, नर्सी ये वाला एंगल है, तो बेस कौन सा हो गया, ये हो गया इसका हाइपोटेन्यूज कर्ण, और ये हो गया परपेंडिकुलर लंब, ठीक है। अब ये पाइथागोरस थ्योरम है क्या, ये पाइथागोरस एक मैथमेटिशियन हुए हैं, उन्होंने बोला कि समकोण त्रिभुज में एक रिलेशन देखने को मिलेगा आपको। एक रिलेशन क्या होगा, ये रिलेशन और यूनिवर्सल ट्रू है, ये रिलेशन आपको ये वाली जो त्रिभुज है वो हमेशा सेटिस्फाई करेगी। क्या रिलेशन है वो बोलते हैं कि आप h का स्क्वायर कर दो, आप b का स्क्वायर कर दो और आप p का स्क्वायर कर दो। इसके स्क्वायर को ऐड, b का जो बेस का स्क्वायर था और परपेंडिकुलर का स्क्वायर, इसको ऐड करो और h का स्क्वायर अलग से, ये सारे बराबर आएंगे। ये है पाइथागोरस थ्योरम। ये उसने बेसिकली थ्योरम कुछ नहीं है, उसने एक रिलेशन दिया हुआ है कि आप जब इसका स्क्वायर करोगे और इन दोनों का स्क्वायर करके इनको जोड़ोगे तो ये इसके बराबर आएगा, इसके स्क्वायर के बराबर आएगा ये। अब इसका यूज क्या है, इसका यूज क्या है, ये तो था पाइथागोरस थ्योरम। तो क्या है पाइथागोरस थ्योरम कि लंब का स्क्वायर, लंबी बोलते हैं, सॉरी लंब थोड़ा ना बोलते हैं, सबसे बड़ी को कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू आधार का स्क्वायर। आधार का स्क्वायर समझते, स्क्वायर तो मैंने काफी बार पढ़ा दिया आपको, प्लस लंब का स्क्वायर। ये है रिलेशन। अच्छा इसका यूज क्या है भाई, ठीक है मान लो उसने रिलेशन दे दिया, ये तो कोई भी दे सकता था, लेकिन उसने पहले दे दिया, कोई बात नहीं है। देखो इसका यूज क्या है, अगर आपको इन तीनों में से कोई दो पता है ना तो तीसरी आ सकती है। लेट्स सी मैं आपको एक चीज बताता हूं, पहले तो मैं आपको ये रिलेशन प्रूव करके बताता हूं, ठीक है। एक त्रिभुज है, एक पेयर मिलता है पाइथागोरस थ्योरम में, देखो 3 4 5, चेक करके देखो, ये ट्रू कर देगी। और अगर ये रिलेशन ट्रू है ना, मान लो कोई त्रिभुज है और इस रिलेशन को ट्रू कर रही है, तो वो हमेशा कौन सा ट्राइंगल होगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा, ठीक है। चेक करते हैं, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9। क्या 25 के बराबर होता है, बिल्कुल बराबर होता है। तो कौन सा, देखो क्या वैलिड होगी, अगर ये चीज वैलिड होगी तो ये कौन सी ट्राइंगल है, समकोण। और कौन किस थ्योरम के थ्रू ये वैलिड हुआ है, पाइथागोरस थ्योरम। और पाइथागोरस थ्योरम क्या है, ये, ठीक। अच्छा भाई इसका यूज क्या है, भाई पाइथागोरस, ठीक है समझ में आ गया कि पाइथागोरस थ्योरम यहां लगती है, क्यों लगती है। अब क्यों लगती है, इसका ऐसा है क्या, चलो ठीक है पाइथागोरस थ्योरम तो है, पर इसका फायदा क्या है। मान लो आपको ये दो पता होती और ये पता ही ना होता, तो ये दो साइड है, आपको एक इक्विलेटरल ट्राइंगल दे दिया मैंने, ये दो साइड्स पता है और ये तीसरी बताई नहीं है उसने, तो इसकी मदद से निकाल लो। क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर।
कारण का स्क्वायर मेरे को पता नहीं, के तो मेरे को पता ही नहीं है। आधार कितना है, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, तो कितना बन गया, के का स्क्वायर कितना बन गया 25। तो मेरे को तो के चाहिए, तो दोनों तरफ रूट लेना पड़ेगा क्योंकि स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है। तो के का मान क्या आ गया, 5 आ गया। तो मतलब कारण कितना आ गया, 5। तो इसका फायदा क्या है, जरूरी नहीं आप इसको मिटा दो, ये 2 पता होती तो आप तीसरी निकाल सकते थे। तो ये इसका फायदा बेसिकली, ठीक है। आपको 2 भुजाएं पता हो तो तीसरी निकल आती है, ये इसका यूज है, ठीक है। बाकी और भी यूज है, लेकिन वो मैथ बी में पढ़ेंगे। तब तक के लिए पॉज द वीडियो, डू नोट इट डाउन। मूव करेंगे 18th क्वेश्चन की तरफ। 18th क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा। क्वेश्चन है, बोलिया रेखाएं समानांतर हो तो संगत कोण हमेशा होते हैं, क्या बड़े होते हैं, बराबर होते हैं, छोटे होते हैं, या इनमें से कोई नहीं। 48 रेखाएं समानांतर हो, लेट्स सी 2 रेखाएं। अब रेखाएं कितनी उसको नहीं लेने देना, जितनी मर्जी ले लो आप, 4 ले लो, 5 ले लो, 10 ले लो, बराबर होनी चाहिए। ये दूरी, ये दूरी, ये दूरी, ये सारे बराबर होने चाहिए। ये 5 है तो ये भी 5 है, ये 5 है, ये कभी मिलती नहीं है, ये 5 ही रहेगा हमेशा सारे, ठीक। ये समानांतर रेखा है। तो इनके जो संगत कोण है, जो संगत मतलब बिल्कुल एक जैसी जगह पर बन रहे कोण, लेट्स सी मैंने एक लाइन खींच ली यहाँ, ये दो ये कोण मैंने इस लाइन के ऊपर बना दिया, तो इसके साथ ये वाला कोण यहाँ पर, ये एक जैसे कोण बनेंगे। तो कैसे होंगे ये सारे के साथ, समानांतर रेखा है ना, जरूरी थोड़ी आप ऐसे खींचो, ये ऐसे खींच लो, ये कोण, ये कोण, ये कोण संगत है कि नहीं, इनको बोलते संगत कोण। देखो ये वाला कोण जैसे बन रहा होगा वैसे ही तो ये वाला कोण भी बन रहा है, वैसे तो ये वाला भी बन रहा है, ये वाला कोण जैसे बन रहा है वैसे तो ये वाला भी बन रहा है। तो ये कैसे होते हैं, अगर ये 90 डिग्री का हुआ है तो ये भी कितने का है, 90। भाई रेखाएं समानांतर है तो कोण तो एंगल तो सेम ही होंगे, तो ऑप्शन नंबर जो सब बराबर है। तो संगत कोण कैसे होते हैं, बराबर। संगत का मतलब है जो एक जैसी जगह पर बने हुए हैं, जैसे ये यहाँ पर बना है तो ये यहाँ पर बनेगा, तो इसका अगर x मान है तो इसका भी x होगा, इसके ये 50 डिग्री तो ये भी 50, ये भी 50, ये भी 50। तो संगत कोण हमेशा बराबर होते हैं। समानांतर रेखा पर आप किसी भी वे में लाइन ड्रॉ कर दो, उसके जो संगत कोण है वो हमेशा बराबर होंगे, ठीक है। सो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। 40 क्वेश्चन नंबर 19 देखो, 19 क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, कहता है, फॉर्मूला पूछा है उसने डायरेक्ट, अब तो कोई ट्रिक भी काम नहीं करेगी। उसने बोला यदि प्रॉफिट परसेंट गिवन हो, आपके पास जो प्रॉफिट परसेंट है वो दिया हो, तो सीपी को कैसे निकालते हैं, सीपी को ये भाई ये अब उसने फार्मूला पूछ लिया है ना, 4 ऑप्शन दे दिए उसने, अब इनमें से कोई एक निकाल के बताओ बोले। देखो सीपी होता क्या, सीपी मैं आपको ना इसकी पूरी आपको ना इस चैप्टर के पूरे फार्मूले यही करवा दूंगा सारे, देखना। सीपी होता क्या है, कॉस्ट प्राइस। मान लो मैं लाला आदमी हूं, लाला समझते, लाला दुकानदार, ठीक है। मैं गया पेनों का मैंने एक पैकेट खरीदा अपनी दुकान में रखने के लिए, तो मैंने जो खरीदा वो था कॉस्ट प्राइस, मैंने खरीदा 50 रुपए में अपनी दुकान से, होलसेल से मैंने 50 रुपए में ले लिया, तो कॉस्ट प्राइस कितना आ गया 50। फिर अब मैंने उसको बेचना है, एसपी सेलिंग प्राइस, मैंने बेचा उसको 60 रुपए में। मैं हो सकता है 60 में बेचूं, हो सकता है मैं 40 में बेचूं, वो मेरी मर्जी। तो अब मैं सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो देखो ये कॉस्ट प्राइस खरीद मूल्य जब मैंने खरीदा, ठीक, और आगे सेलिंग प्राइस मतलब मैंने आगे बेच दिया उसको, तो सेलिंग प्राइस वो जितने बेचा वो सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो देखो प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट या तो अब बेचने से क्या होगा, या तो प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा, ठीक है। मैंने कोई चीज खरीदी फिर अब मैंने बेचनी, अगर मैंने कम में बेच दी तो लॉस हो जाएगा, और अगर ज्यादा बेच दी तो मैं लाभ कमा जाऊंगा, ठीक है। तो प्रॉफिट कब होगा, जब मेरा सीपी बड़ा होगा, सॉरी सीपी छोटा होगा एसपी से। जिस तरफ ये चोंच होती है वो चीज छोटी होती है, मैंने खरीदा छोटे में और बेच दिया ज्यादा में, तो मेरे को प्रॉफिट ही होगा ना। तो प्रॉफिट का फार्मूला क्या हो गया, सीपी सॉरी बड़ी एसपी माइनस सीपी, बड़ा माइनस छोटा होता है, प्रॉफिट का फॉर्मूला बन गया 1, जनरल छोटा सा, ठीक है।
अच्छा, और लॉस लॉस कब होगा मेरे को बताओ? लॉस जब होगा जब मेरा सीपी बड़ा होगा किससे? एसपी से। भाई एसपी छोटा है, मैंने खरीदी ज्यादा ना और बेच कम में मैंने दी, क्योंकि जिस तरफ ये चौंच जाएगी वो छोटी होगी। तो एसपी छोटा है, बेचने वाला सेलिंग प्राइस मेरा छोटा है, तो मेरे को लॉस हो गया। तो लॉस का फॉर्मूला क्या हो गया फिर? सीपी माइनस एसपी। लॉस निकल आएगा। कितने का लॉस होगा इससे? देखो आप पुट करके देख लो। मान लो मेरे को प्रॉफिट हुआ 60, तो 60 माइनस 50 कितने का प्रॉफिट हुआ? 10। और मैंने 40 में बेची होती तो 40, तो 50 माइनस 40 करता तो 10 का लॉस हो जाता। ये तो था। ये दो फॉर्मूले बन गए। ये समझ में आ गया आपको कैसे बनाए? तो याद थोड़ा रखना, ये तो जर्नल खुद से ड्राइव किया करो, ठीक है। अब प्रॉफिट परसेंट निकालना तो कि कितने परसेंट का लाभ हुआ मेरे को, तो प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे तो कितने का जितना प्रॉफिट हुआ वो, और प्रॉफिट हुआ किस पर हुआ? मेरे को कैसे पता चला कि प्रॉफिट हुआ? या प्रॉफिट फायदा मैं किस पे तय करूंगा? कोई बेचने वाले मूल्य पे थोड़ा ना लगेगा मेरे को पता कि लाभ हुआ क्या है, इस पे। तो प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, 100 कर दो, परसेंट लग जाता है। 100 क्यों लगाया? परसेंट लगाने के लिए, ठीक है। ये प्रॉफिट परसेंट का, लॉस परसेंट का। तो लॉस हुआ, और लॉस किस पर हुआ? सीपी पर, इंटू 100 कर दो, 100% लगाने के लिए। ये तो 1, 2 और 3 और 4 बन गए 4 फार्मूले। अब ये पूछा तो हमसे, ये थोड़ी नहीं था, पूछा तो हमें और है। अब हमें क्या बोला था? ये दो इनको नोट कर लो, है ना? अगर पॉज करो इनको नोट कर लो, उसके बाद अगले ड्राइव करते जो इसने पूछे हुए हैं। इसने कहा है, अब मान लो मेरे को प्रॉफिट परसेंट या फिर लॉस परसेंट ये गिवन हो, ये मेरे को दिया हुआ हो, और मेरे को क्या निकालने हो? या तो मेरे को सीपी निकाल के बताओ, एसपी निकालो, या सीपी निकाल के बताओ, कुछ भी एक बता के बताओ। अब ये कैसे निकालें? तो देखो, अगर प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट गिवन हो तो एसपी का फॉर्मूला क्या होता है? एसपी इज इक्वल टू, एक याद रखना है पूरे, ये तो सब बने हैं, इनको याद नहीं करना, ये वाला याद करने से। तो एससीपी इंटू 100 प्लस माइनस प्रॉफिट परसेंट या फिर लॉस परसेंट अपॉन 100। बस तो ये पूरी जो आपकी लाभ और हानि थी खत्म हो गई। अगर आपने ये फार्मूला पढ़ लिया समझ लो खत्म हो गई, क्योंकि वो फार्मूले तो बढ़ गए, या तो ये वाला करना होता है। अच्छा, ये प्लस माइनस का क्या है? ये अगर प्रॉफिट परसेंट हो तो प्लस लगाना है, अगर नुकसान हो तो माइनस लगा देना, ठीक है। तो मेरे को क्या दिया था? अच्छा, दूसरा निकालना हो, सीपी निकालना हो तो सीपी तो अपने आप ही निकल आएगा, सीपी के तो लेना देना। देखो, सीपी निकालना तो ये बड़ा उठा के इस तरफ ले आओ, है ना। सीपी कैसे निकालना है? सीपी एक तरफ रहने दो, अब ये सब कुछ उठा के ले आओ इस तरफ। तो एसपी पहले से था यहाँ पर, हाँ, ये ऊपर गुणा कर रहा था तो नीचे क्या करेगा? भाग। इस तरफ आएगा तो भाग करेगा, ये तो भाग बटे के नीचे आएगा। तो इसको लिख दो 100 प्लस माइनस प्रॉफिट परसेंट या फिर लॉस परसेंट, और ये 100 यहाँ भाग कर रहा था उस तरफ जा गया तो क्या करेगा? गुणा करेगा, ऊपर चला जाएगा। ये बन गया सीपी का फार्मूला, ठीक है। ये कुल 6 फार्मूले पर पूरे लाभ और हानि खत्म, ठीक है। अब हमसे क्या पूछा था? अब ध्यान से देखना। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन पे। हमें क्या बोला था उसने? हमें बोला था कि अगर आपको प्रॉफिट परसेंट गिवन हो तो सीपी क्या होगा? प्रॉफिट परसेंट गिवन था, तो देखो प्रॉफिट परसेंट गिवन होगा तो सीपी का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? सीपी इज इक्वल टू एसपी अपॉन 100 ऊपर रहेगा, अपॉन 100 प्लस लगाना कि माइनस? प्रॉफिट है तो प्लस लगाएंगे, इनटू प्रॉफिट परसेंट कितना है? पी। ये वाला आ गया फॉर्मूला। अब मैच करो, कौन सा मैच कर रहा है? मैच कौन सा कर रहा है? ऑप्शन देखो आप, ऑप्शन में मैच कर रहा है ऑप्शन नंबर ए। ध्यान से देखो, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर आ गया। अगर यहाँ पर लॉस दिया होता तो यहाँ पर माइनस लगा के मैं लॉस लिख देता, ठीक है। और अगर मेरे पास की निकालने होते तो सिंपल ही था, तो यहाँ पर रखना था। सो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। मूव करेंगे हम अपने क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 20?
क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि a symbol having a fixed numerical value is called, क्या कहते हैं उसको, चर कहते हैं, अचर कहते हैं, द्विपद कहते हैं, या नन ऑफ दिस। अच्छा, एक निश्चित संख्यात्मक मान वाला चिन्ह, निश्चित संख्यात्मक, ये हिंदी ना, संख्यात्मक मान वाला चिन्ह, उसको क्या कहा जाता है, उसको क्या बोलते हैं, निश्चित सिंबल हैविंग अ फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू। अच्छा जी, फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू जैसे कि 5 का मान तो फिक्स ही रहेगा ना, 5 ही रहेगा। जब आपको ऐसा सिंबल दिखाई देगा तो आपके मन में 10 थोड़ा है, 10 क्या 10, मैंने बोला कि 5 बैठो तो आपके मन में क्या 10 बढ़ेंगे, वो 5 ही बढ़ेंगे ना, फिक्स्ड है ना। तो इस बार ऐसे जैसे 4, इनको क्या बोला जाता है, इनको क्या बोलते हैं, ये फिक्स्ड है, इनका मान कभी बदलता है, नहीं बदलता ना, तो इनको बोला जाता है अचर। भाई चलते ही नहीं है तो चर होते हैं जो चलते हैं, ये अचर होते हैं, स्थिर होते हैं, इनका मान फिक्स्ड होता है, यानी कि कांस्टेंट कहते हैं। कांस्टेंट का क्या मतलब होता है, अ सिंबल हैविंग अ फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू, है ना, एक ऐसा संख्यात्मक मान जिसका मान फिक्स्ड होता है, वो कभी बदलेगा नहीं, 5 ही रहेगा, चाहे यहां लिखो चाहे अमेरिका में लिखो, जहां मर्जी लिखो, 5 ही रहेगा, ठीक है। अच्छा, इस चीज को क्लियर करने के लिए मैं आपको और चीज क्लियर कर, एक और एग्जांपल देता हूं, जैसे क्लियर करवाता हूं। एक होता है चर, वेरिएबल, एक होता है अचर। अचर का मतलब होता है कांस्टेंट। इनके बीच में आपकी कंफ्यूजन दूर ही कर देता हूं मैं आज, ठीक है। मैंने एक क्वेश्चन लिखा, देखा ध्यान से देखो, 3x बराबर है 6, और एक क्वेश्चन और लिखा, मान लो एक और लिख दिया, मैंने लिख दिया 5x -1 इज इक्वल टू 4। अच्छा, ये लिख दिया, एक मैंने लिख दिया 5p + 1 इज इक्वल टू 11। ये 3 एग्जाम्पल लिए हैं, ठीक है जी। इस x की जगह मैं क्या रखूं कि 6 आ जाए, पहले वाले पे आ जाओ, पहले इस x की जगह क्या रखूं मैं कि 6 आ जाए, तो सर आप बोलेंगे सर 2 रख दो, और 3 दूनी कितने हो जाएंगे 6, तो x का मान यहां पर कितना आ गया, 2 आ गया, ठीक है। यहां पर x की जगह मैं क्या रखूं कि 4 आ जाए, तो 5, अगर 1 रख दूं, x बराबर 1 रख दूं, तो 5 एकम 5 -1 4 आ गए, तो बन गया काम, x का मान 1 आ गया। अच्छा, यहां पर p की जगह मैं क्या रखूं कि 11 आ जाए, तो आप बोलेंगे p बराबर 1 रख दो, ठीक है, p बराबर 1 रख दो, तो 2 रखो, 5 2 10 + 1 11। अब एक बात बताओ मेरे को, यहाँ इस क्वेश्चन के लिए x का मान क्या था, 2, इस क्वेश्चन के लिए x का मान कितना है, 1। कोई और क्वेश्चन होगा उसमें x का मान क्या, कहीं और नहीं आ सकता। देखो, तो ये वैरी नहीं करते रहेंगे, कभी 1 आ रहा है तो ये x p, कोई और क्वेश्चन ले लिया 5p + 6 बराबर है 72, मान लो ये आ गया, तो देखो यहां पर p का कुछ और मान आएगा, तो ये x y p q z, ये जब यूज करते तो इनका मान क्या फिक्स्ड होता है, क्या नॉट फिक्स, इनकी जो वैल्यू होती है, क्या आपको इनका फिक्स्ड मान पता है, ये हर क्वेश्चन में क्या करते रहते हैं, इनका जो वैल्यू होती है वो क्या क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी नहीं करती रहती, वैल्यू बदलती रहेगी। यहां पर x 2, अगर यहां पर इस क्वेश्चन को सेटिस्फाई करने के लिए x का मान 2 चाहिए था, तो यहां पर 1 चाहिए था, तो क्या इसकी x की फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू है, नहीं है। तो ये जो चीजें होती हैं, ये वाले जो क्वेश्चन यूज होते हैं कि 5x, इनको बोलते हैं वेरिएबल। ये चर होते हैं, चलते रहते हैं, चर का मतलब होता है जो चलते रहे, चलनशील प्रवृत्ति हो, कभी उनका मान फिक्स नहीं होता है, कभी वो 1 दे देते हैं किसी क्वेश्चन में, तो किसी क्वेश्चन में वो 2 दे देंगे मान, तो उनको बोला जाता है चर। अच्छा, यहां पर देखो, यहां पर x का मान कुछ भी आता, क्या उसमें घटना तो एक ही था ना, उसमें से अब देखो यहां पर ही आ जाओ, फिर अब यहां तो क्लियर, इसका ये एग्जांपल रखते हैं हम एक ही, ठीक, 5x -1 बराबर 4।
यहां पर आप x का मान चेंज करते जाते और ये एक रखते तो एक आप 5 एकम 5 होता, 2 रखते तो 10 बन जाता, 3 रखते तो 15 बन जाता। लेकिन यहां जितना मर्जी बनता, कुछ भी बनता जाता, उसमें से घटना कितना था? एक ही। क्या एक ने अपना मान बदला? नहीं बदला ना। चाहे यहाँ 100 हो तब भी एक ही घटना है, 200 बन जाए तब भी एक ही घटना है, 1000 बन जाए तब भी एक ही घटना, कि एक ने फिक्स ही रखा अपना मान। इस वाली टर्म को बोलते हैं कांस्टेंट। A symbol, a mathematical symbol that have a fixed numerical value, उसको बोलते हैं कांस्टेंट। कांस्टेंट जैसे पाई, पाई का एक फिक्स मान है ना, लगभग इसका जैसे 22/7 लेते हैं, वो फिक्स तो नहीं है, लेकिन फिर भी एक कोई फिक्स मान ही है ना। पाई 22/7 या कोई नंबर है ना, इसका मान। अब हर कई जगह पाई कुछ और यूज करते, कई जगह कुछ और करते, तो ऐसा तो नहीं है। तो पाई क्या है? कांस्टेंट। इसलिए पाई को क्या बोलते हैं? कांस्टेंट। ठीक। और एक्स वाई जेड जो होते हैं ये वेरिएबल होते हैं। सो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आई होगी। सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो देखो पार्ट 5 में हम यहीं पर अपने जो क्वेश्चन को सीमित करेंगे। कितने क्वेश्चन डिस्कस हो चुके हैं? 20। रिमेनिंग कितने बचे हैं? 10। ठीक है। सो उनको हम पार्ट 6 में डिस्कस करेंगे। सो तब तक के लिए गुड बाय।